हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल और मुझे बात करनी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। ये अभी भी सुनने में उतना डरावना नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा और हम ये समझेंगे कि एज अ डॉक्टर मुझे इस बात से इतना क्यों डर लगता है, एंड एज अ पेशेंट आप जितना इस चीज़ को समझें उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो एंटीबायोटिक का नाम हम सब ने सुना है। एंटीबायोटिक एक टाइप की दवा होती है जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद जो हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में मदद करती है। कुछ नाम आपने सुने होंगे जैसे मेट्रोजिल, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, जैसे एजिथ्रोमाइसिन। ये वही दवाइयाँ हैं जो केमिस्ट आपको देते हैं। अगर आप उनको जाके बोलेंगे कि मुझे जुलाब की गोली दो, या मुझे खांसी की गोली दो, या मुझे कोई पेशाब में जलन वगैरह हो रही है उसकी गोली दो। एंटीबायोटिक्स ने इन जनरल हमारा काफ़ी फ़ायदा किया है। 1940s के बाद से एंटीबायोटिक मिलना शुरू हो गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। तो जब से एंटीबायोटिक मिलना शुरू हो गई है, मेडिकल साइंस में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है। बिकॉज एंटीबायोटिक ऐसी दवाई है जो कि हमारे बॉडी में, जैसा कि मैंने बताया, बैक्टीरिया को मार सकती है। इसकी वजह से हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन जो हमको पहले हुआ करते थे जिनसे जान जाती थी, अब लोगों की जान बच जाती है। तो जहाँ पे एवरेज लाइफ स्पैन लोगों का पहले 30, 35, 40 साल हुआ करता था, आज वो बढ़ के 70 और 80 साल हो गया है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 50% हमारी जो मॉडर्न मेडिकल एडवांसमेंट है, मैं उसका क्रेडिट जो है वो एंटीबायोटिक्स को दूंगा। अगर शायद एंटीबायोटिक्स नहीं होती तो एज अ सर्जन मैं अपनी ब्रांच ले ही नहीं पाता। बिकॉज सर्जरी एज अ ब्रांच पनप ही नहीं पाती, क्योंकि ऑपरेशन करना जो है उसके रिजल्ट्स काफ़ी जो एंटीबायोटिक की कवरेज है उस पर डिपेंड करते हैं। ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर बैक्टीरिया ने जाके मेरा ऑपरेशन ख़राब कर दिया तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट धीरे धीरे इन एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मार सकती थी, रेजिस्टेंस आने के बाद अब वो दवाई किसी काम की नहीं रह जाती है। इमेजिन कीजिए कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन आप बीमार के बीमार ही रह जा रहे हैं, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये एक सिंपल तरीका है आपको समझाने का कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट सवाल जो मुझे आंसर करना है वो ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आयरॉनिकली या इंटरेस्टिंगली आप कहें, एंटीबायोटिक यूज़ करने की वजह से ही होता है। अब आप सोचेंगे कि आदमी यूज़ करे तो भी मुश्किल, ना यूज़ करे तो भी मुश्किल। तो यस, ये सही है, बट उसमें एक कैच है, उसमें एक ऐसा ट्विस्ट है कि जब आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो 99% बैक्टीरिया मर जाते हैं, जैसा कि वो टीवी ऐड में दिखाते हैं। बट ये जो 1% बैक्टीरिया रह जाते हैं, जब वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं तो एक ऐसी बैक्टीरिया की स्ट्रेन आप कह सकते हैं, या एक ऐसी बैक्टीरिया की टाइप बन जाती है जिनके ऊपर की वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो अब आप अगर ये समझने की कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा बार ये एंटीबायोटिक यूज़ होगी उतनी ज़्यादा बार ये 1% बैक्टीरिया बनेगा, और उतनी ज़्यादा वो मल्टीप्लाई हो के एक समय ऐसा आएगा कि इनकी पॉपुलेशन, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, वो इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे पास जो दवाइयाँ अवेलेबल है वो कुछ काम की ही नहीं रहेंगी। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप कहेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की एक तरीके से महामारी जैसी शुरू हो गई है कि दवाइयाँ दे रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब ये सब चक्करों में इंडिया कैसे फंस गया? इंडिया इसलिए फंस गया क्योंकि इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक खाई जाती है। इंडिया इज़ कॉल्ड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट ये जो ज़िद्दी बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश इंडिया में पाए जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। 10% से ज़्यादा अगर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाए तो हम एक घंटी बजा देते हैं, हम उसको कहते हैं कि वो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। बट इंडिया में कई जगहों पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो कि 100%, 99.9% दवाइयों को रेजिस्टेंट पाए गए हैं। यानी कि आज के समय में जो भी अवेलेबल दवा है उनके ऊपर कोई काम नहीं करती है। इमेजिन कीजिए अगर आपको कोई ऐसी चीज़ से इन्फेक्शन हो गया
तो सिचुएशन कितनी ख़राब हो जाएगी। तो अब इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं और एंड में हम ये जानेंगे कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इस चीज़ को अपने आप से दूर रखा जा सकता है, कैसे इस डरावनी सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। इसके 3 मेन कारण हैं। एक कारण डॉक्टर से रिलेटेड है, एक कारण फार्मेसी से रिलेटेड है और एक कारण पेशेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले डॉक्टरों की बात करते हैं। डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं इस इंटेंशन से कि पेशेंट ठीक हो जाए। डॉक्टरों को भी ये ट्रेनिंग ऑन पेपर दी जाती है जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं कि आपको हर एंटीबायोटिक देने के पहले उसकी टेस्टिंग करानी है, कल्चर कराना है, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में लिखा होगा कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, तभी आपको वही एंटीबायोटिक देनी है। ये रूल्स वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉलो होते हैं और आज से नहीं, कई सालों से, कई दशकों से फॉलो होते आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये चीज़ डॉक्टर्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। कई बार वो जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है? उसके कारण है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उसका कारण ये है कि जो इन्वेस्टिगेशंस, कल्चर, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, टिश्यू कल्चर, जो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टिगेशन है जो ये बताते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, कई बार उनका खर्चा दवाई खरीदने से भी ज़्यादा होता है। तो पेशेंट का पैसा बचाने के लिए या पेशेंट के पास देने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशंस कराना बाईपास कर देते हैं और डायरेक्टली आपको अंदाजे से दवा दे देते हैं। इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर कोई डॉक्टर चाह के भी आपके इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे तो वो एक महंगा डॉक्टर कहला दिया जाएगा एंड उसके पास पेशेंट्स आना बंद कर देंगे बिकॉज वो महंगे महंगे इन्वेस्टिगेशन लिखता है और वो आपके पैसे चाहता है और उसको एक तरीके का लुटेरा बना दिया जाएगा। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर्स कम टेस्ट करवाते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर वो डॉक्टर ये टेस्ट एडवाइस करेगा और आप नहीं कराओगे तो आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओगे जो कि आपको बिना टेस्ट करके आपके कम से कम खर्चे में ट्रीटमेंट देने को तैयार हो जाएगा। तो एक तरीके से उस डॉक्टर की प्रैक्टिस मारी जाएगी, उसकी रोजी रोटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उनके पास एक ही ये तरीका है अपनी रोजी रोटी कमाने का कि पेशेंट जो चाहता है उनको खुश करके उनको ट्रीटमेंट दे दे। जितने ज़्यादा पेशेंट ठीक होंगे उतना उसका रोजी रोटी बढ़ेगी। एंड इसीलिए ये रूल्स को जानते हुए भी कई बार डॉक्टर्स को फॉलो करने का चांस नहीं मिलता है। तो ये एक कारण है कि डॉक्टर्स के हाथों से कैसे एंटीबायोटिक यूज़ अननेसेसरली बढ़ती जा रही है और उसके कारण एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस आता जा रहा है। दूसरा कारण इंडिया में है फार्मेसीज़। इंडिया में डॉक्टर से कहीं ज़्यादा पहुंच फार्मेसीज़ की है। जहाँ जहाँ तक डॉक्टर नहीं पहुंच सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती है, वहाँ वहाँ तक दवाई की दुकानें हैं। तो बहुत बार दवाई की दुकान और पेशेंट ये दो ही लोग होते हैं अपना एक दूसरे का ट्रीटमेंट करने के लिए। जो पेशेंट है वो सीधा दुकान में जाता है, बोलता है कि भाई मुझे जुलाब की दवा दे दो, मुझे खांसी जुकाम बुखार की दवा दे दो, और जो केमिस्ट है वो तुरंत आपको एक एंटीबायोटिक निकाल कर दे देता है। इंडिया में इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है कि कौन सी देनी चाहिए प्रेस्क्रिप्शन के साथ, कौन सी नहीं देनी चाहिए बिना प्रेस्क्रिप्शन के। बिकॉज कई बार जहाँ पे डॉक्टर नहीं है वहाँ पे एटलीस्ट फार्मासिस्ट हैं, तो आपकी एक तरीके से मदद की जा सकती है। लेकिन उसका जो प्राइस है वो ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा और एक समय आएगा जब आप दुकान से भी अगर पैसे बचा के भी एंटीबायोटिक खरीदोगे तो भी वो काम नहीं करेगी। आता है पेशेंट सेटिस्फैक्शन। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ और ये डेटा रिसर्च पेपर्स में भी मेंशन्ड है कि 50% पेशेंट्स चाहते हैं कि उनको डॉक्टर एंटीबायोटिक दे जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए। इसका कारण ये है कि वो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, और जब आप अपनी जेब से पैसे देते हैं, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे गरीबी काफ़ी है, पैसे कमाना मुश्किल है, आप चाहते हैं कि आपको अपने खर्च किए हुए पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसीलिए वो डॉक्टर्स को, उसी डॉक्टर को अच्छा समझते हैं जो उनको एंटीबायोटिक देता है, जो तुरंत उनको रिलीफ होने वाली दवाइयाँ देता है, जैसे पेन किलर, स्टेरॉइड्स वगैरह, जिनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। और इसी कारण से एंटीबायोटिक यूज़ का कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब एंटीबायोटिक दी जा रही है। एंड अब जैसा कि मैं बता रहा था, धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को सच में फेस करना पड़े। अगर मेरी बातें सुन के आप ये सोच रहे हैं कि ना तो आप एंटीबायोटिक अपने डॉक्टर से मांगते हैं, आप डॉक्टर की फ़ीस भी पे कर पाते हैं, आपके पास पैसे भी हैं, और आप फार्मासिस्ट से जाके अपने मन से दवाइयाँ भी नहीं खाते हैं, तो आप 100% सेफ़ हैं, तो आपके लिए भी एक बैड न्यूज़ है मेरे पास। वो ये है कि एंटीबायोटिक सिर्फ
उन लोगों के शरीर में नहीं जाती है जो उसको मांग के खाते हैं या जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से खाते हैं। ये आपके शरीर में पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, अलग अलग तरीक़ों से पहुंच सकती है। अब एंटीबायोटिक की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आप एंटीबायोटिक खाते हो वो आपके मोशन में, आपके स्टूल्स में, आपकी यूरिन में बिना चेंज हुए निकल सकती है। तो क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाई जाती है और हमारे यहाँ पे ओपन डिफिकेशन यानी कि ओपन में बाहर वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, ये काफ़ी कॉमन है। इसी वजह से हमारे पानी में बहुत सारी एंटीबायोटिक की मात्रा पाई गई है। खाने की बात कर लेते हैं, वेज एंड नॉन वेज दोनों। इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर का काफ़ी महत्व है। इतने सारे लोग हैं, जितने लोग हैं उतने मुंह हैं, उनको भरने के लिए उतना खाना चाहिए। इसी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी फर्टिलाइज़र्स यूज़ करता है। काफ़ी उनमें से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि क्रॉप्स को ग्रो होने में मदद करती है, जिससे कि भूखमरी की सिचुएशन नहीं आए। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर आज भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि बारिश कितनी हो रही है, फसल कैसी हो रही है, और फसल को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है किसी भी किसान की। तो जो दवाई पॉसिबल है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जाने अनजाने जैसे भी पॉसिबल है वो यूज़ की जाती है, जिससे कि मैक्सिमम खाना लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से खाने में काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में पहुंच जाती हैं। नॉनवेज की स्टोरी और भी ज़्यादा सीरियस है। इंडिया में नॉनवेज का प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है लास्ट 20 to 30 ईयर्स में। 560 टाइम्स या 570 टाइम्स जो परसेंटेज वाइज है नॉनवेज का प्रोडक्शन बड़ा है, इसमें से काफ़ी सारा एक्सपोर्ट भी होता है। अब बिकॉज ये नंबर बहुत बड़ा है और इससे बहुत सारे लोगों के बिजनेस जुड़े हुए हैं, अच्छी क्वालिटी का नॉनवेज प्रोड्यूस करना इन लोगों के ऊपर काफ़ी उसका स्ट्रेस रहता है। इसी वजह से वो एनिमल्स को एंटीबायोटिक देते हैं। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स यानी कि हम जो एंटीबायोटिक खाते हैं उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, तो एनिमल्स के ऊपर जो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। बेतहाशा एंटीबायोटिक उनको दी जाती है जिससे कि वो बीमार ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पैसों की वैल्यू मिल पाए एंड बिजनेस जो है वो ग्रो करे। ये जो एंटीबायोटिक है उनके शरीर में रह जाती है और वही एंटीबायोटिक खाने के द्वारा हमारे शरीर में भी आ जाती है, जिसके बाद में हमको साइड इफ़ेक्ट्स भुगतने पड़ते हैं। बात सिर्फ यही नहीं ख़त्म हो जाती है। हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे पानी में कैसे एंटीबायोटिक पहुंचती है, तो ह्यूमन वेस्ट के अलावा पानी में एंटीबायोटिक पहुंचने के और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना वेस्ट जो है वो नदी में बहाती हैं और नदी का यही पानी घूम फिर के हमारे मुंह तक आता है, चाहे फिल्टर होके आता हो या जैसे भी आता हो, बट उसमें भी एंटीबायोटिक की काफ़ी मात्रा पाई गई है। हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है वो भी ठीक से प्रोसेस क्योंकि नहीं किया जाता है, उसमें भी काफ़ी एंटीबायोटिक की मात्रा पाई जाती है। जो एनिमल की फार्मिंग होती है उनका जो पानी निकलता है, उनका जो वेस्ट निकलता है, उसमें भी एंटीबायोटिक की मात्रा काफ़ी पाई गई है। जो फार्मिंग में पानी यूज़ होता है वो भी सर्कुलेट होकर हमारे शरीर में आता है, उसमें भी काफ़ी एंटीबायोटिक की मात्रा पाई जाती है। यहाँ तक कि टेस्टिंग में ये भी पाया गया है कि आप जो दूध पीते हैं उसमें भी काफ़ी सारी एंटीबायोटिक है, बिकॉज वो एनिमल को एंटीबायोटिक दी होगी और वही फिल्टर होकर आपके दूध तक आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं अलग अलग किस्म की एंटीबायोटिक से। एंड अलग अलग वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन जैसे CDC, WHO ये बहुत समय से इंडिया को कहते आ रहे हैं कि अपनी एंटीबायोटिक यूज़ पे पाबंदी लगाओ, वरना आगे जाके बहुत मुश्किल समय आने वाला है। इंडिया उन कुछ गिने चुने देशों में से है जहाँ पर बहुत ही रिजर्व कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक्स होती है वो भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के फ्रीली अवेलेबल है। अब ये प्रॉब्लम एक्चुअली में कितनी बड़ी है? अब WHO एंटीबायोटिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी है एक्सेस लिस्ट, दूसरी कैटेगरी है वॉच लिस्ट और तीसरी कैटेगरी है रिजर्व लिस्ट। जो एक्सेस लिस्ट है उसमें वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि लोगों को ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक है। अगर कोई किसी को बीमारी हुई है तो इनमें से जो लिस्ट में जो एंटीबायोटिक है ये आपको ठीक कर पानी चाहिए एंड इसकी अवेलेबिलिटी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी दूर दराज इलाके में क्यों ना रहता हो। ये हो गई एक्सेस लिस्ट। नेक्स्ट आती है वॉच लिस्ट।
इस लिस्ट में वो एंटीबायोटिक हैं जो कि पहली लिस्ट में अगर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो ये वाली लिस्ट को यूज़ किया जाएगा। ये हायर एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सब जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, इनका प्राइस भी ज़्यादा होता है, इनको मैन्युफैक्चर भी करना मुश्किल होता है, बट फिर भी ये तब यूज़ करी जा सकती हैं जब पहली लिस्ट की एंटीबायोटिक्स हमें कुछ काम नहीं आ रही है। तीसरी लिस्ट होती है रिजर्व लिस्ट, और ये जो रिजर्व लिस्ट है इसको सिर्फ तभी यूज़ किया जाता है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। इंडिया में जो एक्सेस लिस्ट है उसका रेजिस्टेंस बहुत पहले डेवलप हो चुका है, काफ़ी हद तक वॉच लिस्ट का भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, एंड बहुत ही जल्द रिजर्व कैटेगरी की जो दवाइयाँ हैं उनका भी रेजिस्टेंस इंडिया में ऑलरेडी देखने को मिलने लगा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में कैंसर प्लस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जितने लोग नहीं मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस की वजह से मारे जाते हैं। सिचुएशन अब ये आ गई है कि एक तरफ हम बेसिक पुरानी बीमारियों से लड़ रहे हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जैसे मलेरिया वगैरह, और दिन बाय दिन नई नई बीमारियां भी जुड़ते जा रही हैं जिसके लिए हमको नई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो पुरानी बीमारियां हैं उनके ऊपर दवाइयां काम करना बंद कर रही हैं और नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो हम दोनों फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं, पुरानी बीमारियों से लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि अब उनके ऊपर दवाई नहीं काम करती, और नई बीमारियां जो आ रही हैं उनकी दवाइयाँ महंगी हैं, अभी तक उन पर रिसर्च चल रही है, तो हमारे पास उसके भी कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो आइडियली स्पीकिंग एटलीस्ट पुरानी बीमारियां हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए और उनकी दवा उनके ऊपर काम करनी चाहिए, और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम ये एंटीबायोटिक की ओवर यूज़ को करना बंद करेंगे और चीज़ों को ढंग से समझेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन 2 लेवल्स पे है। पहला लेवल ये है कि पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए जिनकी वजह से एंटीबायोटिक यूज़ को कम किया जा सके, बट ये पॉलिसी लेवल वाली चीज़ें हैं जो ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखा पाती हैं। पॉलिसी आज बनेगी, इम्प्लीमेंट होगी, जब तक उसका असर दिखाई देगा तब तक लगभग 5, 10, 15, 20 पता नहीं कितने साल निकल सकते हैं। बट हमने धीरे धीरे स्टेप्स लेना शुरू किया है। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा स्टेप है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने में काफ़ी मदद करता है। जैसे मैंने बताया, ओपन जगहों पे फ्रेश होने से एंटीबायोटिक्स जो है वो खुले में, पानी में, मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं और हमारे शरीर तक पहुंच पाती हैं। उससे और भी इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं एंड उससे काफ़ी सारे लोगों को बीमारियां होती हैं एंड उन बेचारों के पास पैसे नहीं होते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है उनको ठीक होने का। तो ये सारी चीज़ें बच सकती हैं अगर हम ओपन एयर में फ्रेश होना बंद करेंगे। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को इस चीज़ का एजुकेशन देता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे एक जन को होने वाली बीमारी ह्यूमन बीइंग्स को होने वाली बीमारी एनिमल्स को इफेक्ट करती है, एनिमल्स को होने वाली बीमारी ह्यूमन बीइंग्स को इफेक्ट करती है, कैसे एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है इन ह्यूमन बीइंग्स पे भी, एनिमल्स पे भी, और कैसे ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एज अ इंडिविजुअल, एज अ व्यक्ति, अगर मुझे इसकी भी रफ नॉलेज हो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, भले ही मुझे पूरी डिटेल ना पता हो, बट अगर ऊपर ऊपर से पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो हो सकता है कि जब इन जनरल लोगों को ये बात समझ में आ जाए तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। तो ये है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, वन हेल्थ मिशन, जो कि एक्चुअली कोई नई थॉट नहीं है। 1800 से हिपोक्रेट्स के ज़माने से लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, बट रिसेंटली CDC ने के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है और इंडिया इस चीज़ के फोकस के काफ़ी बीच में है बिकॉज हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक की यूज़ बेतहाशा ज़्यादा है। नेक्स्ट जो पॉलिसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को फाइट करने के लिए बनाई गई है इंडिया में उसको कहते हैं जयपुर डिक्लेरेशन। ये 2011 में आई थिंक एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स आए थे। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली चीज़ को सीरियसली लेंगे एंड उसी से बना था। ये कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुई थी और उसी से निकला था जयपुर डिक्लेरेशन। तो मोटा मोटा इस डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पॉलिसी मेकर्स, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि येस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सच में है। उसको दूर करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, रूल्स बनाए जाएंगे, लेजिस्लेशन बनाया जाएगा, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाएंगे जिससे कि अननेसेसरी यूज़, अनरेगुलेटेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो कम हो सके। आपको हो सकता है ये जान के अचंभा महसूस हो कि इंडिया में 40% बनाई जाने वाली एंटीबायोटिक सब स्टैंडर्ड या तो नकली यानी कि काउंटरफीट पाई गई है।
तो जब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि दवाइयों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनको सस्ता करने के चक्कर में नकली दवाई, कम क्वालिटी की दवाई बनाई जा रही है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक और कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये है कि एंटीबायोटिक को अपने डोसेज से कम लिया जाता है। यानी कि अगर डोसेज उसका 5 दिन का है, दिन में 2 बार गोली खानी है, अगर आप उसको 3 ही दिन खाओगे, 1 ही दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, कम डोज में खाओगे, पैसे बचाओगे, जो भी है आपका कारण, शायद आप उसकी सीरियसनेस को नहीं समझोगे, तो जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ टेम्पररीली रुक पाते हैं बट परमानेंटली ख़त्म नहीं हो पाते हैं, और इससे वो और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। आप ऐसा समझिए एक तरीके से कि अगर आप कम एंटीबायोटिक खा रहे हो तो आप उस बैक्टीरिया को एक तरीके से इम्यूनाइज कर रहे हो, उनको सिर्फ दिखा रहे हो कि ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की दवा आपको मार सकती है, लेकिन डोज कम है तो अगली बार वो और अच्छे से तैयार हो जाते हैं, जो कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाई देता है। नए जो कुछ रूल्स बनाए गए हैं वो फार्मेसी से भी रिलेटेड है। शेड्यूल H1 करके एक नया शेड्यूल बनाया गया था जिसमें कि एंटीबायोटिक्स काफ़ी सारी इंक्लूडेड है। शेड्यूल H1 की जो दवाइयाँ हैं उनको देने के लिए फार्मासिस्ट के पास प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, एंड कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है जिनमें वो दी जा सकती है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, इसको उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है बिकॉज डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। डॉक्टर्स की शॉर्टेज के कई सारे कारण हैं, डॉक्टर वायलेंस, पैसे, स्ट्रेस वगैरह वगैरह, उनमें हम अभी नहीं जाएंगे। बट अगर डॉक्टर की शॉर्टेज बढ़ती रही और फार्मेसीज़ एक जगह पे बढ़ती रही तो ऐसा समय आ जाएगा जहाँ पे कि ये शेड्यूल वगैरह काम नहीं कर पाएंगे। हमें इस सिचुएशन में नहीं फंसना है, इसीलिए ये लेजिस्लेशंस लाए जा रहे हैं जिससे कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ पाए। डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं जिसमें उनको ये आदत फिर से डलाई जा रही है कि आप इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करो, आप जो है तरीके से दवाई दो, अगर ज़रूरत है तो ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करो, अननेसेसरली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करो। हालांकि ये रूल्स का फ़ायदा तभी होगा जब पेशेंट्स को भी डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट होगा कि येस, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो मैं उसको सीरियसली लूँ, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं सरकारी में कराऊँ या उसके लिए पैसे जुटाऊँ या इंश्योरेंस की मदद लूँ, अलग अलग तरीके हैं, बट उसकी इंपॉर्टेंस को समझूँ, ना कि उस डॉक्टर को छोड़ के किसी और के पास चले जाऊँ जो कि आपका बिना इन्वेस्टिगेशन के अंदाजे से ट्रीटमेंट सबसे सस्ते में करने को तैयार हो। नेक्स्ट जो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो पर्सनल लेवल पे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप और मैं कर सकते हैं आज ही से, अभी से, जिससे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोका जा सकता है। तो अच्छी बात यह है, मज़े की बात यह है कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप है, आप बिलीव नहीं करोगे, हाथ धोना है। ये कोविड और पैंडेमिक के समय में सबको ऐसा लगता है कि कोई नई टेक्निक आ गई है, कोई नया इन्वेंशन है कि अरे हाथ धो, बट हाथ धोने की जो इम्पोर्टेंस है ये हमें बहुत पहले से मालूम है। आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से लोगों को सिखाया जा रहा है कि हाथ धोया करो, हाथ धोया करो। शास्त्रों में भी लिखा होगा, आई एम श्योर, कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, बट आज तक इसको कोई फॉलो नहीं करता है। मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में हैंड टू माउथ इन्फेक्शन जो है ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि एंटीबायोटिक खाना ज़्यादा आसान सोल्यूशन है कंपेयर टू हाथ धोना। सिर्फ हाथ धोने जैसी सिंपल चीज़ से बहुत सारे इन्फेक्शन आप में जाने से रोक सकते हैं और आपसे किसी और में जाने में भी रोके जा सकते हैं। तो हाथ धोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि आप अपने डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक देने के लिए फोर्स ना करो, उनको ना रिक्वेस्ट करो कि सर आप एंटीबायोटिक नहीं दो, और ये आप सोचना छोड़ दो कि जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक नहीं देता है वो ख़राब डॉक्टर है, जो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कराता है वो ख़राब डॉक्टर है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आपके पास पूरी राइट है ये पूछने की कि आप ये फलाना इन्वेस्टिगेशन क्यों कराना चाहते हो, उसका क्या फ़ायदा है, क्या उससे मेरे ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या उसको कराने से आगे वाली जो मुझे दवाई देना चाहते हो आप, उसमें कुछ आपको ज़्यादा डिटेल पता चलेगी। ये सारे आप सवाल करेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कराने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तीसरा ये है कि आपको एंटीबायोटिक जैसे डॉक्टर ने बताई है उस तरीके से लो। बहुत सारे पेशेंट्स की ये मेंटालिटी रहती है कि एक बार वो ठीक हो गए तो वो दवाई खाना बंद कर देते हैं, जो दवाई है वो बची रहती है ये सोच के कि अगर दोबारा मैं यही तकलीफ़ हुई तो मैं ये बची हुई खा लूँगा। ऐसा नहीं होता है। एंटीबायोटिक सिर्फ तभी काम करती है जब वो आपके ब्लड में एक सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, और उसको उस क्वांटिटी तक लाने के लिए आपको इतने नंबर ऑफ फिक्स डोजेस देने पड़ते हैं। हर एक दवाई के लिए अलग अलग होता है। ये चीज़ें आपको ना दिखाई देती है ना आप फील कर सकते हो। ये सिर्फ रिसर्च द्वारा पता की गई है कि अगर कोई एंटीबायोटिक दिन में 2 बार इतने मिलीग्राम 6 दिन तक खाई जाएगी
तो ही उसका ब्लड में इतना सफिशिएंट अमाउंट आ पाएगा कि वो बैक्टीरिया को अच्छे से मार पाएगा। आप आधे में रोक दोगे तो बैक्टीरिया सिर्फ टेम्पररी मरेगा, हो सकता है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल भी हो जाए, लेकिन जो बचे हुए हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम वो ये दवाई की बात नहीं सुनेंगे। एक और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि आप जो भी पानी यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, जो भी आप खाना खाते हैं, आप हाइजीनिक जगहों से खाएं, अनहाइजीनिक जगहों से नहीं खाएं, बिकॉज स्पेशली डायरिया जैसी जो बीमारियां हैं उनसे वो जिस बैक्टीरिया से होती हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस काफ़ी कॉमनली पाई गई है। एंड डायरिया अगर बहुत सीवियर हो जाए तो वो एक्चुअली में जानलेवा भी हो सकता है। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन आपको आने वाली बीमारियों से बचाता है। आप जितना कम बीमार होगे उतना आप कम एंटीबायोटिक खाओगे, उतनी आपके शरीर में एंटीबायोटिक कम घुसेगी एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया ओवरऑल उतने ही कम बनेंगे। ऐसा आप करोगे, आपके साथ जुड़े हुए 10 लोग करेंगे, इवेंचुअली बहुत सारे लोग करेंगे, तो धीरे धीरे हम इस एंटीबायोटिक वाली प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ये चीज़ को सीरियसली नहीं लिया गया, नहीं रोका गया, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एंटीबायोटिक आज है नहीं है। मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ आ जाएगी, हमारा काम चलता रहेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि आज से कई सालों पहले तक, कुछ 40, 50, 60, 70 साल पहले तक एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं थी। उसके पहले की जो मेडिकल साइंस है वो कोई हॉरर शो से कम नहीं है। ऑपरेशन करने के बाद लोग अक्सर मर जाया करते थे, ऑपरेशन कराना पॉसिबल ही नहीं था। ये जो मॉडर्न चीज़ें हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, अलग अलग तरह की सर्जरीज़ जो है, अलग अलग तरह के कैंसर के जो ट्रीटमेंट है, ये सब तभी पॉसिबल हो पाए हैं बिकॉज हमने इन्फेक्शंस को रोकने में काफ़ी प्रोग्रेस करी थी। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ गया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम एक तरीके से सारी करी हुई मेहनत पे पूरी तरीके से पानी फैला देंगे और होगा ये कि हम फिर से हिस्ट्री में पीछे बढ़ जाएंगे। यानी कि ये चक्का उल्टा चल के हम फिर से डार्क एजेस ऑफ मेडिसिन में पहुंच जाएंगे, जहां पर कि लोगों की लाइफ स्पैन कम हुआ करती थी, एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, ऑपरेशन कराना पॉसिबल नहीं है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, उनकी हमेशा शॉर्ट सप्लाई रहती है एंड धीरे धीरे इसके लक्षण इंडिया में दिखने लगे हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे कि इंडिया बहुत समय से फाइट करता हुआ आ रहा है एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ऐसी एक बीमारी होती है जिसके ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, सिर्फ कुछ ही दवाइयाँ काम करती हैं जो कि बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं और बहुत महंगी होती हैं। एंड ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है जो कि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ ज़्यादा पाई गई है। तो आप समझ लीजिए कि एक है तरफ लोग जो कि ऐसी बीमारी से त्रस्त हैं जिसकी की दवाओं खरीद नहीं सकते हैं, और दूसरी तरफ ये दवा भी इतनी महंगी है कि वो अवेलेबल नहीं है ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में। तो अब इन लोगों को कैसे ठीक किया जाए। तो इंडिया जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट्स का सबसे बड़ा जमावड़ा है पूरी दुनिया में। इंडिया इज़ द कैपिटल फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सिर्फ एक बीमारी का एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इमेजिन कीजिए कि ऐसी अगर सिचुएशन आ गई जहाँ पे एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि आप इस चीज़ को जानो, इसके बारे में सोचो। अगर आपको कुछ आइडिया आते हैं तो आप भी कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ डिस्कस करो, गूगल करो, चीज़ें समझो, डाउट पूछो एंड कुछ ना कुछ अपने अंदर भी चेंज लाओ। कोई ना कोई तरीके से आप भी अपना कंट्रीब्यूशन कर पाओ एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस को दूर करने में एंड ओवरऑल पूरी एज अ सोसाइटी को हेल्दी बनाने में, एज अ पर्सन अपने आप को भी बीमारियों से दूर रखने में। बिकॉज कोई भी नहीं चाहता है अननेसेसरी हॉस्पिटल के चक्कर काटना, ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप मैंने आपको काफ़ी ज्ञान दे दिया है आज एंटीबायोटिक्स के बारे में। अगर आप बोर हो गए हो तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ आपको जानकारी मिली है, मज़ा आया सुन के, तो आप कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबके साथ शेयर कर दो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।